नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ रही थी निर्मल वर्मा का उपन्यास रात का रिपोर्टर, बल्कि इसके कुछ हिस्से। और जहां हमने ख़त्म किया था वो ये जगह थी कि वो एक व्यक्ति से मिलकर आता है लाइब्रेरी में वापस, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, नायक है। और उसके बाद उसकी एक लंबी सोच की प्रक्रिया चलती है। उसमें एक फ़ोन आता है जो एक सिस्टर निवेदिता का है, और जो हमें उसकी पत्नी जहाँ भर्ती है अस्पताल में वहाँ लेकर जाता है। और इस बीच उसकी अपनी कुछ स्मृतियाँ आती हैं, जिनमें एक अद्भुत पैराग्राफ है जिज्ञासा पर, जो कि एक दिन उसे एक दोपहर स्टेट्समैन अखबार के दफ्तर लेके गई थी। वहाँ की आर्काइव्स में बैठकर उसने उस दिन की सारी खबरें देखी थी जिस दिन वो पैदा हुआ था। और उस दिन हिटलर ने कोई राजनीतिक सभा की थी, और हिंदुस्तान में, जर्मनी में, पोलैंड में वो जो नाज़ी इलाका था, नाज़ी कैप्चर्ड रेजीम, ये 40s की बात है, 1940s की, या हो सकता है 39 हो, लेकिन हो सकता है 38 हो, लेकिन बिल्कुल वही आसपास। और विनोबा भावे का कोई भाषण हो रहा था जिसमें उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा था भूदान के लिए। तो ये इन सारी पृष्ठभूमि में, और वो ये देखने क्यों गया था, पहले भी हमने जनपत्री की बात पढ़ी है, वो अपने आप को कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन क्या कुछ हो रहा था, ये इस जिज्ञासा में वो स्टेट्समैन के दफ्तर गया था। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वो एक अच्छा पत्रकार है, ये बात बार बार उठकर आती है। तो एक बहुत दिलचस्प, लगभग जासूसी उपन्यास का फ्लेवर है इसका, इन द सेंस कि आगे क्या होगा का सस्पेंस लगातार मौजूद है, लेकिन केवल घटनाओं के चक्र में बंधा हुआ नहीं, बल्कि आत्मा की जासूसी भी इसमें आपको मिलेगी। ये इस उपन्यास की बहुत बड़ी ताकत है। और दूसरी ताकत है भाषा, जो कि निर्मल वर्मा की अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है। उनके जैसी भाषा लिखना आसान बात नहीं है, और वैसी भाषा बिरले कहीं पढ़ने को मिलती है। मैं आपको पढ़कर एक बार फिर से सुना रही हूँ। एक रात का वर्णन है जहाँ उसे नींद नहीं आ रही है, वो थक कर लेट भी जाता है। तो खाली मकान में कितनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी पता भी नहीं चलता कौन सी आवाज़ किस कोटर में छिपकली की तरह सोई थी, और अब अचानक किस कमरे में लपक आई है। सब कमरों का चक्कर लगाकर वह माँ के कमरे में आता तो एक तसल्ली सी मिलती। वही एक कमरा बचा था जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। अलग थलग मकान का भाग होता हुआ भी उसकी काल गति से निपट अछूता, जैसे वहाँ मुद्दत से समय ने प्रवेश नहीं किया। कभी कभी उसे आशंका होती थी कि वह दरवाज़ा खोलेगा और वहाँ माँ की जगह उनका अस्थि पिंजर दिखाई देगा, पूरा एक साबुत फॉसिल की तरह ऊपर उठा हुआ। घर का एक हिस्सा काल और दूसरा कंकाल में मटा दिखाई देता था। इससे पहले नायक ने अपने पिता को याद किया है, अपनी जवान बहन को याद किया है जो भारी जवानी में गुजर गई, और पिता ये सुनी सुनी आँखों से देखते हुए कहते रहे लगभग निःशब्द कि कोई ऐसी कम उम्र में कैसे जा सकता है। तो ज़िंदगी की बहुत सी लाचारियाँ और बेचैनियाँ हैं इसमें। और माँ एकमात्र वो शक्ति है जो जिनके साथ ये घर में मौजूद है। एक प्रेमिका है जो बाहर है, एक पत्नी है जो अस्पताल में है और लगातार जिसकी हालत बिगड़ रही है, और शायद अब उसके घर आने की उम्मीद नहीं है। ये बसेरा फिल्म की कहानी नहीं है, लेकिन जब प्रेमिका इस तरह आ जाती है तो फिर पत्नी के आने की क्या उम्मीद होगी। लेकिन वो भी इसमें नहीं है, इसमें केवल इसकी बटी हुई ज़िंदगी है जिसको माँ लगातार बांधे हुई है, और एक खौफ की तरह कि कहीं वो भी न गुजर जाए, और वो केवल हड्डियों के साथ, अतीत के साथ, खौफ के साथ, तलाशी के साथ, चेतावनी देने वाले लोगों के साथ न बचा जाए। माँ झुक कर चलती थी, इतना नीचे कि पीठ और फर्श के बीच अंतर दिखाई नहीं देता था।
उम्र के साथ समूची देह कमानी की तरह मुड़ गई थी। फिर भी आंखें सब कुछ देखती थी, देखती शायद नहीं जितना संभाल कर रखती थी उन सबको जिन्हें कभी बहुत पहले देखा था। घर का कोई अंग ऐसा नहीं था जहां उनके पैरों की धूल या आंख का आंसू न गिरा हो। मरे हुए बाबू, बीती हुई बहनें और अब उसकी पत्नी का खाली बिस्तर, वह उनके बीच रहती थी, विचरती थी, जब तक दरवाजे पर खटका या फोन की घंटी उन्हें सहसा झटका देकर वर्तमान की क्रूर रोशनी में नहीं खींच लाती थी। बाहरी दुनिया के खटके माँ को उसी तरह जीवित कर देते थे जैसे शुरू के दिनों में उमा की देह में बिजली के झटके दिए जाते थे, उसे जगाने के लिए, इस दुनिया में खींचने के लिए, होश में लाने के लिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि पत्नी की बीमारी क्या है। लेकिन क्यों? हमारी दुनिया में ऐसा क्या है जो उसकी दुनिया में नहीं है? अगर मेरे पास सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं तो क्या उन्हें बाहर की दुनिया में लाकर अकेले छोड़ देना ठीक होगा? वह पलंग पर लेट गया। खिड़की के शीशों पर धीरे धीरे सुबह की सफ़ेदी उतर रही थी। चौकीदार की खटखट कब की ख़त्म हो चुकी थी। ऐसी रातें मैंने भी बिताई हैं दिल्ली में, केवल जेट लैग में नहीं, लिखते पढ़ते हम सब ने बिताई है। लेकिन शायद इतनी खूबसूरती से जागरण को लिखना कितना मुश्किल है। सुबह की इस घड़ी में घर के सब खटके चुप हो जाते थे। न टेलीफोन की घंटी, न किसी आगंतुक की आशंका। वह चादर लपेटकर तकिए के सहारे अधलेटा सा पसरा रहता। रात की बची खुची नींद पलकों पर एक पर्दा सा खींच जाती, जैसे फिल्म शुरू होने से पहले सिनेमा घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अंधेरे में सिर्फ एक चमकता स्क्रीन दिखाई देता है। वह दम रोके प्रतीक्षा करता रहता, जैसे उस पर कुछ होने वाला हो। स्क्रीन के एक कोने में नर्सिंग होम दिखाई देता, दूसरे कोने में लाइब्रेरी का कोना, नीचे बिंदु का घर और बिल्कुल ऊपर राय साहब का दफ्तर। बीच में खाली जगह, जैसे नक्शों में रेगिस्तान की जगह खाली पड़ी रहती है। और तब वहाँ उसे एक भागता हुआ प्राणी दिखाई देता, कभी एक कोने की तरफ जाता हुआ, कभी दूसरे की तरफ से आता हुआ। कौन है? कौन है यार? वह अंधेरे में चमकते हुए पर्दे पर आंखें गड़ा देता और तब वह आदमी भागता हुआ उसकी तरफ आता, पास, बिल्कुल पास, एकदम। और तब उसे अचानक झटका सा लगता, यह मैं हूँ। एक मैं दूसरे मैं की तरफ भागता हुआ। दोनों अलग अलग, फिर भी एक चेहरे को ढोते हुए, 2 in 1। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। माँ देहरी पर खड़ी थी। खिड़की से सुबह की रोशनी उनके सफ़ेद बालों पर गिर रही थी। क्या रोशनी आ गई? उसने सिर उठाकर माँ को देखा। रोशनी? हाँ, कब की? तुम चाहो तो आज यहीं आराम करो, मैं तो अस्पताल जाऊंगी। वह चाय बनाकर लाई थी। सुबह की एक दुर्लभ घड़ी, जब वह माँ के साथ अकेले में रहता था और वह नीचे चटाई पर बैठ जाती थी, जैसे शुरू होने वाले दिन की लस्तम पस्तम चढ़ाई चढ़ने से पहले माँ बेटे, 2 थके मादे पर्वतारोहियों की तरह एक दूसरे से सलाह करने बैठे। न कोई नक्शा, न कंपास। फिर भी दोनों को मालूम होता कि आज कौन सी दुर्गम चोटी लांघनी होगी, किस गोपनीय ग्लेशियर की ओर से गुजरना होगा। तुम कल अस्पताल नहीं आए? आ जाऊंगा। वह एक क्षण माँ को देखता रहा। क्यों? क्या बात है? उमा तुम्हें पूछ रही थी।
वह आहत होकर माँ को देखने लगा। क्या कहती थी? पूछ रही थी, क्या तुम अभी बस्तर में ही हो? वह हैरानी से माँ को देखता रहा। तुमने बताया नहीं था? बताया था। वह भूल जाती है, या शायद वह कुछ और कहना चाहती थी, किंतु बीच में ही रुक गई। उनकी उठी हुई आंखें ऋषि के चेहरे और कमरे की छत के बीच कोई खाली कोना ढूंढ रही थी, जहां वे एक क्षण के लिए ठहर सके। वह शायद मेरा विश्वास नहीं करती। उन्होंने धीरे से कहा, तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हो। वह सोचती है मैं उसे वही कहती हूँ जो तुमने मुझे सिखा रखा है। वह इस पर भी विश्वास नहीं करती कि तुम बस्तर गए थे। उसे लगता है वह सिर्फ एक बहाना है। कैसा बहाना? वह सोचती है तुम दिल्ली में ही थे और उससे मिलना नहीं चाहते थे। मैं आज आऊँगा तो सब समझा दूँगा। क्या वे तुम्हें उससे मिलने देंगे? मैं आज डॉक्टर से बात करूँगा। माँ के चेहरे पर अजीब सी आशंका चली आई। तुम उससे कुछ मत कहना, नहीं तो वह समझेगी मैंने तुमसे कुछ कहा है। फिर इसका अंत कैसे होगा? उसने माँ के चेहरे को देखा, जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी की पोटली से कोई हल निकालकर उसके सामने रख देगी। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में बूढ़ी लामा सिप्पियाँ अपने थैले से जड़ी बूटी निकालकर असाध्य बीमारियों का इलाज बताती थी। कभी कभी उसे अपनी माँ एक जादूगरनी से दिखाई देती थी। असंख्य झुर्रियों के बीच एक भेद फंसा रहता, मकड़ी के जाले में झूलता हुआ एक अंधेरा सत्य, जो सहसा उसे अपने उन झूठों की याद दिला देता जो उसने माँ से छिपा कर रखे थे। सुनो, उसने धीरे से कहा, तुम आज घर में ही रहना, मैं अस्पताल में जाकर सब कुछ पूछाऊंगा। वह आतंकित सी हो गई। नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, अचानक उन्होंने कहा। क्यों? क्या बात है? जब से तू लौटा है मुझे डर लगता है। उसका दिल ठहर सा गया। कैसा डर? जब तू बाहर होता है तो बार बार कोई फ़ोन करता है। मैं पूछती हूँ कौन है तो वह चुप रहता है। मुझे पता भी नहीं चलता कि फ़ोन कट गया या वह अब भी सुन रहा है। हो सकता है कोई गलत नंबर पर करता हो और तुम्हारी आवाज़ सुनकर रख देता हो। गलत नंबर? वह संदेह से उसे देखने लगी। फिर वह तुम्हारा नाम क्यों पूछता है? मेरा नाम? वह खाली हवा में ताकता रहा, फिर संभल गया। तुम उठाती क्यों हो? न उठाऊं तो घंटी बजती रहे। बजती रहने दो। जब मैं घर में न हूं तो फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं। और अगर अस्पताल से आया तो? अस्पताल से कौन करेगा? उसे कोई दिल की बीमारी नहीं कि अचानक कुछ हो जाए। वह बरसों वहाँ रह सकती है। बरसों? माँ ने इस पर कुछ नहीं कहा। वह देहरी से उठ खड़ी हुई और चौके में जाकर पटरे पर बैठ गई। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गहरी शर्म आई। वह माँ के डर को इन बातों से नहीं ढांप सकता।
कोई सचमुच फ़ोन करता हो और पता चलाना चाहता हो वह घर में है या बाहर। उसे सहसा उस सज्जन की बात याद हो आई जो लाइब्रेरी में आए थे। उन्होंने कहा था कि वे अपने शिकार को एकदम नहीं पकड़ते थे, उसे खुली झील में छोड़ देते थे ताकि वह उनके घेरे के बीच होने पर भी स्वच्छंद महसूस कर सके। जब उन्हें पता चल जाएगा कि वह कहाँ कहाँ जाता है, किन किन लोगों से मिलता है, तो एक दिन अचानक वे फंदा कस देंगे। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उसे कुछ दिनों की मोहलत दी है। यदि वे उसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर सके तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मोहलत के ये दिन बेकार न जाने दूँ। यह तभी हो सकता है कि जितने दिन वे मुझे बाहर रखना चाहते हैं उतने दिन मैं अपने भीतर रह सकूं, अपने को छुड़ाऊं। क्या वाक्य है दोस्तों। मतलब जेल एक कठोर यातना है। वरवर राव जी के लिए अनंत कविताएं लिखी जा रही हैं, उनकी रिहाई के लिए क्या नहीं हो रहा है। जेल काल कोठरी है, जेल मृत्युदंड हो सकती है, लेकिन ये वाक्य सुनिए, जब खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा हो तो क्या करना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मोहलत के ये दिन बेकार न जाने दूँ। यह तभी हो सकता है कि जितने दिन वे मुझे बाहर रखना चाहते हैं उतने दिन मैं अपने भीतर रह सकूं, अपने को छुड़ाऊं। वे मुझे स्वच्छंदता का भ्रम देना चाहते हैं। मैं उन्हें यह भ्रम दे सकूं कि मैं पहले से ही पकड़ लिया गया हूं। जब तक उन्हें मेरे धोखे का पता चलेगा तब तक मैं अपने धोखों से बाहर आ सकता हूं। वो चौके की देहरी पर आकर खड़ा हो गया और आगे माँ से बातें कर रहा है हरिद्वार जाने के विषय में वगैरह वगैरह। बहुत दिलचस्प उपन्यास है और थोड़ी सी टिप्पणी, थोड़ी सी चर्चा के साथ आपके साथ इसे पढ़ने में मुझे खुद बहुत आनंद आ रहा है और आशा है कि आपको भी। ये एकदम माओवाद का ज्वलंत समय है। तमाम लोग ऐसे बुद्धिजीवी अंदर हैं, बहुत ज़्यादा माओवाद के गलत इल्ज़ाम में भी, और शायद हम वही चीज़ यहाँ देख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि किन किन आरोपों के तहत, किन कानूनों के तहत। आरोप अलग हो सकते हैं, कारण अलग हो सकता है, कानून जिसका इस्तेमाल किया जाए वो अलग हो सकता है। किस तरह से इस नायक के ऊपर खतरा कितने दूर रहता है, कितना पास आता है। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते।